बलवान की झारही नदी में ये युवक जान जोखिम में डालकर मौत की छलांग लगा रहे हैं। बाढ़ के पानी से इन दिनों नदियों में उफान है और अक्सर नदी और गड्ढे में डूबकर मौत की खबरें आती रहती हैं। इसके बावजूद ये युवक उफनाती नदियों में जानलेवा स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्हें रोका नहीं गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 भी इन युवकों से ऐसा स्टंट नहीं करने की अपील करता है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में ये मौत का स्टंट हो रहा है। सिकंदरपुर पुल के खंबे में जिस तरह से साइकिल का टायर बांधकर खुलेआम मौत का खेल खेला जा रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन युवकों की ये नादानी कभी भी भारी पड़ सकती है, तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी बेवकूफी करने से रोकने वाला कोई नहीं है। फिलहाल बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से महज 56 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ऐसे में ये खतरनाक स्टंट गंभीर हादसे को न्योता दे रहा है। छपरा के तटीय इलाके में गंडक नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दर्जनों गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं और सैकड़ों घरबार डूब गए। परेशान बाढ़ पीड़ितों को अपना घर छोड़कर सारण तटबंध में शरण लेनी पड़ रही है, लेकिन उन्हें अब तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। दिक्कत बा ये तो घर और में सब धूप ढाके सब सामान वामान सब नीचे सब ही भाज गल बाटे। बहुत दिक्कत हो गल बाटे। हमनी के सुते बैठे के खाना पीना के सब चीज के दिक्कत हो गल बाटे। बहुत दिक्कत हो गल बाटे। समस्तीपुर के बिथान प्रखंड के बाशिंदे एक तरफ करे है तो दूसरी तरफ कोसी नदी के कहर से परेशान हैं। बीच में ये बांध संजीवनी का काम करती है। साल के 8 महीने तो यहाँ के लोग पक्के मकान में रहते हैं, लेकिन मानसून के दौरान बाढ़ के कहर के बीच 4 महीने तक इन्हें अपना घर बार छोड़कर बांध पर कुछ इस तरह से गुजर बसर करना पड़ता है। आजादी के 73 साल बाद भी समस्तीपुर की बड़ी आबादी आफत की बाढ़ से जूझने को मजबूर है। कितने दिन पानी में यहाँ बांध पर रहे? यहाँ रहे अति 4 महीना। घर पर 8 महीना। क्या जगह घर बनवे छिए? 2 जगह। अच्छा, वहाँ पक्का का मकान है? हाँ। यहाँ झोपड़ी का रही? हाँ। कोरोना के कहर ने समस्तीपुर में मखाना की खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं, तो मखाना का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ऐसे में अपनी पूंजी निकालने के लिए किसान किसी भी कीमत पर मखाना बेचने को तैयार हैं। पिछले साल मखाना का दाम प्रति क्विंटल 13,000 रुपए मिला था, तो इस साल 6,000 रुपए मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में कड़ी मेहनत कर मखाने की खेती करने वाले किसान बेहद परेशान हैं। इस बार लॉकडाउन के चक्कर में सब हर एक किसान परेशान है। जितना मखाना होगा, कोई व्यापारी उपारी आ ही नहीं रहा है, तो मखाना बिकेगा कहाँ से? किसान जिएगा कहाँ से? जितना किसान खेती किया है सब अपने आप को मर रहा है। बिहार के 8 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, तो लखीसराय के किसान बारिश के लिए हर दिन आसमान की तरफ निहारते रहते हैं। जहां रोपनी हुई है, वहां पानी की कमी के चलते धान की फसल पीली पड़ने लगी है और खेतों में दरारें आने लगी हैं। परेशान किसान महंगी कीमत पर डीजल खरीदकर खेतों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे लागत काफी बढ़ गई। हम लोग डीजल चलाते मोल लाते काम कर रहे हैं, अपनी भी नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन है, उधर से ठीक नहीं भी है अपना। तब तो काफी परेशानी पूरा परेशानी है। डीजल तो काफी महंगा। डीजल पूरा महंगा है। कोसी में नाव ही जिंदगी है। कार और बाइक से ज्यादा यहाँ नाव खरीदे जाते हैं। दाम भी कार से कम नहीं है। जैसा स्टेटस वैसी नाव हाजिर है।
जामुन और सखुआ की लकड़ी से बने नाव का दाम 3 लाख रुपए तक जाता है। तो पशु चारा ढोने वाली नाव 25 से 30 हजार रुपए में मिल जाती है। जैसे जैसे कोसी का जलस्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नाव का धंधा बढ़ता जाता है। शादी ब्याह का मौसम हो या फिर कहीं आना जाना, नाव के बिना उपाय नहीं है। यही वजह है कि कोशी के बाशिंदे गाड़ियों के बजाय नाव खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। गाड़ी के बदले नाव जो बनाता है ना, घास लाता है, कोई कहूँ जाता है, कोई ब्याह शादी होता है तो ब्याह शादी करने के लिए चला जाता है नाव पर लेकर के। नाव ये जीवन है। नाव 10 हाथ से लेकर के 15 हाथ तक का नाव यहाँ बनता है। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत फिट बैठती है गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित शीतलपुर गांव पर। बाढ़ के कहर में पूरा गांव डूब गया है। अपने आंखों के सामने आशियाना डूब गया। परेशान ग्रामीणों को घर बार छोड़कर सड़क पर ठिकाना बनाना पड़ा, लेकिन ना कोई पूछने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। भूखे प्यासे किसी तरह समय काट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का तो और बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर में एक ओर जहां बागमती नदी का जलस्तर कम हो रहा है, तो बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिकंदरपुर के पास बूढ़ी गंडक नदी महज 56 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। ऐसे में तटबंध के अंदर के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और वहां रहने वाले बाशिंदों की जिंदगी नारकीय हो गई है। घर का निचला हिस्सा पानी में समा गया है और ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों की ओर भागना पड़ रहा है। क्या करें, बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और क्या करेंगे, घटने के इंतजार कर रहे हैं। स्थिति देखिए रहे हैं, अब बढ़ेगा तो सब बांधे पे जाएगा। बलुआ टोला गांव चारों तरफ से पानी से घिरा है। हमारी टीम जब गांव पहुंची तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग अपनी परेशानी बताने लगे। पानी भले ही कम हो गया, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई है। हालात ये है कि लोगों के खाने पर भी आफत है। पूरा परिवार एक चौकी पर रात गुजारने को मजबूर है। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब चिंता बेटियों की शादी की है। गांव में हर तरफ बर्बादी की तस्वीर है। पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं है। गांव ही जिंदगी का सहारा बना है। वैसे ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, गंडक के किनारे बसे कई गांवों का यही हाल है और हर साल दर्द झेलना उनकी मजबूरी है। बेगूसराय में जहां बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में कटाव तेज होने के चलते ग्रामीणों को रात जाग कर काटनी पड़ रही है। गोखले नगर के विशनपुर दियारा में गंगा नदी कहर बरपा रही है। तटवर्ती इलाके दरिया में समाते जा रहे हैं। हालत ऐसी ही रही तो बाढ़ से पहले ही सैकड़ों घर गंगा नदी में विलीन हो जाएंगे। ऐसे में ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। कते दिन से कट्टी हो रहा, कोई नहीं जिम्मेवारी ले रहा हम सरकार। आ हम चाहे छे कभी घर गिर जैते, ये कारण से चाहे छे हमें परेशान छिए कि कुछ बालू तालू दिया सरकार तरफ से, कुछ मदद हुए। साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके से ग्रामीणों का पलायन तेज हो गया है। दरअसल गंगा नदी का पानी बड़े इलाके में फैलता जा रहा है। इसके चलते सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसल बर्बाद हो गई, तो गांव और घरों में बाढ़ का पानी घुस आया। ऐसे में अपना सामान समेटकर प्रभावित ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल गए हैं। उन्हें नाव के जरिए ऊंची जगहों पर ले जाया जा रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। प्रकृति की मार से जमुई के किसान बेहाल हैं। खैरा प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी की कमी से खेतीबाड़ी प्रभावित हो गई है। हालांकि सिंचाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर केंडीह वितरणी नहर की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन नहर की हालत अभी काफी खराब है और किसानों को एक बूंद पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसानों की समस्या जस की तस है। हम लोग के पास कोई साधन नहीं है सिंचाई का।
यही नहर से यानी कि कभी कैंडी वितरणी नहर से हम लोगों को सिंचाई होता था। हजारों एकड़ की यानी कि कभी जमीन जो है आबाद होता था, धान उपज होता था, लेकिन आज 4 साल से कुछ भी यानी कि कभी पानी नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा पेड़ उग गया नहर में और आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। गंगा नदी के तट पर बसे लोगों की प्यास बुझाएगा शुद्ध गंगा जल। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना के तहत गंगा जल के पानी को ट्रीट किया जाएगा और फिर उसे घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बक्सर से लेकर भागलपुर तक कई जिलों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। इसके जरिए जल्द ही गंगा तट पर घर घर गंगा नदी का शुद्ध पानी पहुंचने लगेगा। और योजना सारा का सारा बक्सर की योजनाओं में थोड़ा बाधा आई थी तकनीकी, उनको छोड़कर अधिकांश योजनाएं समाप्ति पर है और वहाँ हम गंगा से जल लेकर शुद्ध जल हर घरों में पहुँचाने का हमारा प्रयास जारी है और करीब करीब काम अंतिम चरण में है। नालंदा के साइडी गांव में सकरी नदी पर क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। दरअसल एक दिन पहले 4 किलोमीटर लंबे सकरी नदी का तटबंध 20 जगहों पर टूटा था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया तो नालंदा जिला प्रशासन की नींद टूटी। आखिरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत शुरू हो गई। जामताड़ा के नए उपायुक्त फैज अहमद मुमताज स्कूटी पर चल पड़े विकास योजनाओं का जायजा लेने नारायणपुर के सुदूरवर्ती चरकी पानी गांव पहुंचे तो योजना का बोर्ड और मास्टर रोल नदारद मिला। ठेकेदार ने बागवानी योजना के तहत लगे आम के पेड़ के पास गड्ढा खोद दिया था। तत्काल जूनियर इंजीनियर और रोजगार सेवक को कड़ी फटकार लगाई। बीडीओ से भी कह दिया टारगेट पूरा करने के लिए योजना न चलाएं, जरूरतमंदों को विकास योजना का लाभ दिलाएं। नक्सल प्रभावित घाटशिला के किसान घर में रखे धान को पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को औने पौने भाव में बेचने को मजबूर हैं। पैसे आएंगे तभी तो पेट भरेगा। अगली खेती के लिए बीज और खाद खरीद पाएंगे। आसपास में कोई सरकारी लैंप्स नहीं है। ऐसे में किसानों को बंगाल के व्यापारियों के हाथों में अपनी मेहनत की फसल काफी कम कीमत में बेचनी पड़ती है। झारखंड सरकार ने अब तक घाटशिला के किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। बहुत बुरी परिस्थिति से काम कर पाते हैं हम लोग। कुछ चीज़ों की सुविधा नहीं है, खास करके लैंप्स का तो जरूरी है और कुछ अन्य सुविधा भी उतने मतलब सही नहीं है। पटना रांची नेशनल हाईवे 20 की हालत खतरनाक होती जा रही है। नालंदा के कंचनपुर पुल के पास सड़क की ये स्थिति हो गई है कि नीचे की जमीन खिसकती जा रही है और अंदर ही अंदर सड़क खोखला होता जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते नेशनल हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की तादाद फिलहाल कम है, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो पटना से रांची जाने वाले जो NH-20 है, यहाँ पे कंचन पुल के पास में एक बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया है और ऊपर से तो रोड लग रहा है कि बना हुआ है, लेकिन अंदर से मिट्टी पूरी बह गई है और यदि इसकी मरम्मती तुरंत नहीं की जाती है और कोई लोडेड गाड़ी आती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लौह नगरी में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक 800 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई बस्तियों में प्रचार गाड़ियां घूम रही हैं, तो शहर के चौक चौराहों और बाजार में लाउड स्पीकर और बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके जरिए आम लोगों को कोरोना से बचने के लिए आगाह किया जा रहा है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर की कई विशेषताएं इसे अन्य शिव धामों से अलग पहचान देती हैं। यहाँ शिव और शक्ति के साथ साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर भी मौजूद है। तो सनातन धर्म की शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों धाराओं का ये संगम भी है। जानकारों के मुताबिक बैद्यनाथ मंदिर की बनावट श्रीयंत्र पर आधारित है। मुख्य मंदिर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। यही वजह है कि बैद्यनाथ मंदिर की पहचान पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ देश के पवित्र शक्तिपीठ के रूप में भी की जाती है।
जिसकी पूजा करने से चारों पदार्थ प्राप्त होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कली केवल एक नाम अकारा, उतरा ही नर भव सिंधु अपारा। इनके नाम मात्र से भव सिंधु अपार हो जाएगा। पूर्णिया में लॉकडाउन के बीच दूर दराज से इंसाफ की गुहार लेकर आ रहे ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। वो अपनी फरियाद लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटक रहे हैं। किसी की जमीन की समस्या है, कोई पुलिस के जुल्म से परेशान है, लेकिन इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर सरकारी दफ्तरों के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था की गई है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीणों को इस व्यवस्था की जानकारी नहीं है। कोरोना के चलते देवघर में इस साल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला नहीं हो रहा है। इससे पुरोहितों और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। इस बीच देवघर के शहरी इलाके में ये महामारी जिस तेजी से फैलती जा रही है, ऐसे में आम लोग सरकार के इस फैसले की सराहना करते नहीं थक रहे। स्वास्थ्य महकमे का कहना है कि श्रावणी मेला होने पर हालात और भयावह हो सकते थे। श्रावणी मेला का आयोजन रहता तो सवाल ही पैदा नहीं है कि हम लोग उतना कैपेबल रहते, काहे कि कोई भी डॉक्टर बाहर से आता नहीं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आते। संभव नहीं रहता कि हम सुविधा अपना जितना अप टू द मार्क अवेलेबल करा सकते। पाकुड़ और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले ओवरब्रिज की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। कई जगह पर सड़क धंस गई है तो कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसके बावजूद इस ओवरब्रिज से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब इस सड़क से आवाजाही रोकनी पड़ेगी और पाकुड़ से पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क टूट जाएगा। समस्तीपुर के थतिया मध्य विद्यालय में रखा चावल का स्टॉक खराब हो गया है। हालत ये हो गई है कि इसे ना तो खाया जा सकता है और ना ही बांटा जा सकता है, जबकि नए चावल का आवंटन अब तक नहीं मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेश पर मिड डे मील बांटने स्कूल पहुंचे टीचर्स अब पसोपेश में हैं। आखिर करें तो क्या करें? चावल पर्याप्त है भी नहीं और जो भी है तो थोड़ा देख नहीं लिए हैं कि थोड़ा खराब हो चुका है। बहुत दिन से बंद रहा है विद्यालय, मध्याह्न बनता नहीं है, तो अब नया चावल देने की बात है और इतना चावल से होगा भी नहीं। नया चावल दिया जाएगा तभी बांटेंगे, अब बांटने में भी प्रॉब्लम है। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो बच्चे घर पर बैठे ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल फोन के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड जैसी हाईटेक तकनीक बेहद कारगर साबित हो रही है। छात्रों को उनके प्रश्नों का जवाब तुरंत मिल जाता है। हालांकि कई बार स्लो नेट की समस्या से ऑनलाइन पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके बावजूद छात्र और शिक्षक मेहनत में जुटे हुए हैं। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी सभी बच्चे जब ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है वो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि ठीक है 100% तो फिजिकल क्लास की तो तुलना ऑनलाइन नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी हम इस विपरीत परिस्थिति में अपने उद्देश्य को भली भांति इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। बोकारो में हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। दिल्ली की कंपनी को हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का काम दिया गया है, लेकिन कंपनी के द्वारा मजदूरों से काम कराने के दौरान कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कंपनी ने दिल्ली और बिहार, जहां कोरोना को लेकर स्थिति विस्फोटक है, वहां से मजदूरों को लाकर काम करा रही है। इन मजदूरों को ना तो कोरोना टेस्ट हुआ है और न ही इन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन किया गया है। इसकी वजह से स्थानीय मजदूर जो यहाँ काम करते हैं वे भी परेशान हैं। मेरा नाम मुस्तकीम है, हम दिल्ली से आए, पीतमपुरा गांव।
और मनी गिलास की साइड से है कंपनी। बोकारो हम अपनी गाड़ी से आए हैं, 4 व्हीलर। हमारा गिलास का काम है रेलिंग। ये तो सर एड्रेस पता नहीं है, और हम एयरपोर्ट में। ये लोग दिल्ली से आया, आज से काम शुरू किया है, कल आया। हम लोग को तो बहुत डर लग रहा है, हम लोग को जैसे कि लग रहा है कि हम लोग यहाँ काम छोड़ देंगे। बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ऐसी लापरवाही को घातक मानते हैं। ये तो लापरवाही है, उन्हें जरूर यहाँ आकर करके सदर अस्पताल में एक बार जांच करवा लेना चाहिए, ताकि वो जो भी जरूरत होगा वो डॉक्टर उचित सलाह देंगे। कंपनी के साइड इंचार्ज से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उनके हाथ पांव फूलने लगे। कैमरे के सामने झूठ बोलने लगे कि बाहर से आए सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ है, लेकिन जब रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा गया तो बगले झांकने लगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रियंका शर्मा से जब इस लापरवाही के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने इससे अनिभिज्ञता जाहिर की। आनन फानन में प्रियंका शर्मा एयरपोर्ट पहुंची और कंपनी के साइड इंचार्ज से पूछताछ करने लगी। यहाँ भी कंपनी का साइड इंचार्ज झूठ बोलता दिखा। मेरी नॉलेज में नहीं है, तभी तो बोला अभी कल आए हैं, इसलिए मेरी नॉलेज में नहीं है। आप मानते हैं कि आपका नॉलेज में नहीं रहना आपकी गलती है? हाँ, ये मेरी गलती है। हम अभी जाके उनको बोल देंगे होम क्वारंटीन करने के लिए। कोरोना का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में एक छोटी सी भी गलती या लापरवाही घातक बन सकती है। इसके कई उदाहरण मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। सरकार भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बावजूद इसके बोकारो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में लगी कंपनी के द्वारा लापरवाही किसी अपराध से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु की रिपोर्ट। ये रंग बिरंगी राखियां चाइनीज राखी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं और प्लास्टिक फ्री भी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। लोहनगरी जमशेदपुर के कला मंदिर संस्थान से जुड़ी ये बहनें रांची, रामगढ़ और जमशेदपुर के आर्मी कैंट के जवानों के लिए राखी तैयार कर रही हैं, जो फौजी भाइयों के कलाइयों की शोभा के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ाएंगी। ये हम लोग को अभी रांची भेजना है, रामगढ़ भेजना है, आर्मी कैंप भेजना है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलिए इन राखियों की खासियत के बारे में आपको बताते हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए ये राखियाँ ताड़ के पत्तों, वनस्पति बीज और कपड़ों से बनाई जा रही है। जी हाँ, रिसाइकल्ड राखियों में वेस्ट फैब्रिक, पेपर, टेसल्स, डोरी, रेक्सिन, टेराकोटा, पुरानी ज्वेलरी आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन राखियों के जरिए देशभक्ति का भाव जगाने के लिए शहीदों के सम्मान में इन पर महापुरुषों के कोटेशन भी लिखे गए हैं। धागा और कपड़े का ही बन रहा है, इसमें और ऐसा प्लास्टिक वगैरह का कुछ यूज नहीं हो रहा है। राखी जैसे हम लोग डिफरेंट तरह का बीज है, इसके बाद पत्ते यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग नदी के किनारे जो होती है गोंदा ग्रास, तो गोंदा ग्रास से हम लोग राखी बना रहे हैं। हम लोग इसलिए ये बना रहे हैं ताकि उधर का सामान इधर ना आए और देसी राखियाँ हम सब देश मतलब यूज करें। वहीं कला मंदिर संस्थान के सचिव अमिताभ घोष ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी कलाकार परेशानियों से गुजरने लगे थे, लिहाजा संस्था की ओर से पहले मास्क और अब राखी बनाई जा रही है। अमिताभ घोष ने बताया कि बेंगलुरु की एक संस्था और समाज सेवियों की आर्थिक मदद से 50,000 फौजी भाइयों को राखी भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 10,000 राखी बनाने का टारगेट हमें मिला है। कॉमन सिविलियन ये समझे कि हमारा भी हमारे फौजी भाई के लिए एक कर्तव्य है, प्यार है, और बहन लोग भी एक गौरव महसूस करें कि हमने हमारा फौजी भाई को राखी बांधा। पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय स्तर पर बनने वाली राखी गायब सी हो गई थी, लिहाजा बेंगलुरु की रंदे संस्था और जमशेदपुर की कला मंदिर संस्था का ये प्रयास निश्चित रूप से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगा। चीन और भारत के मुद्दे को लेकर जहां चीन के सामानों का पूरे भारत में बहिष्कार हो रहा है, तो वहीं इस बार लोहनगरी जमशेदपुर में बहनों के हाथों से बने स्वदेशी राखियां इस बार भाइयों के कलाइयों में सजेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।